कल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र को इतिहास उसमें रचा जा सकता है, क्योंकि 16 से 18 अप्रैल तक के 3 दिन के इस स्पेशल सेशन में 3 विधेयक हैं जो संसद में आने वाले हैं। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिससे असली गेम चेंजर कहा जा रहा है। परिसीमन विधेयक 2026, ये एक तरह से नई सीटों की लिस्ट बनाने वाला बिल है। और तीसरा बिल है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जो छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज के लिए है, उस पर लागू होगा। क्या है, विस्तार से इस बारे में आइए बात करते हैं। इन तीनों विधेयकों को मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, लागू करना चाहती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आरक्षण सीधे लागू नहीं किया जा रहा है। पहले डिलिमिटेशन यानी परिसीमन किया जाएगा, यानी हम सबके इलाकों की लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा हो सकता है। हर लोकसभा सीट की नई बाउंड्रीज तय की जाएंगी और फिर 1/3 सीटें निकालकर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, और वो भी हर 5-5 साल में बदलती रहेंगी। देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक संघर्ष भड़क रहा है। पॉलिटिकल टेंशन के जरिए इस प्रोग्रेसिव मिशन पर पलीता लगाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। आज भी कुछ राजनीतिक दल देश में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। केंद्र सरकार की तरफ से कल सांसदों को जो 3 मसौदे विधेयक भेजे गए, उनसे 2 बड़ी बातें हाईलाइट हो रही हैं। इस बात को जरा इस ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। पहली, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी, यानी करीब करीब इस पे 2/3 की बढ़ोतरी। और अगली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। अगली बात, 273 सीटें महिलाओं के लिए इस 850 के हाउस में आरक्षित हो जाएंगी। आरक्षण 15 साल के लिए किया जाएगा शुरुआती तौर पर, और 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों तक ये महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। और 2039 के बाद अगर इस महिला आरक्षण को आगे बढ़ाना है तो फिर ये फैसला आने वाले वक्त में उस वक्त की संसद करेगी। फिलहाल 3 चुनावों के लिए यानी 2039 तक के लिए इस महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है। और खास बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि हर 5 साल में महिलाओं की जो सीट है वो चेंज होती रहेंगी। क्या कह रही है सरकार, क्या है सरकार की तैयारी, सुन लेते हैं। Some people tried to mislead in the past by saying that the southern states will lose out due to their successful family planning. The numbers have risen proportionately. So no state is losing. So every region, every state is fairly distributed and given the provision of increase in the numbers of seats. मूल मुद्दा क्या है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ये जो अपोजिशन है, ये लोग इश्यू को डिलिमिटेशन तक ले जाना चाहते हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए एक मौका है कि तमिलनाडु और बंगाल चुनाव का पहले ये बिल आया है, आप दिल खोल के इसको सपोर्ट कीजिए, आपको महिलाओं का वोट मिलेगा। मूल मुद्दा है महिलाओं का आरक्षण, और यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है कि अगर महिलाओं का मुद्दा आरक्षण मूल मुद्दा है तो सीधे तौर पर 543 के हाउस में उसको लागू क्यों नहीं कर देते? क्यों 850 की संख्या बढ़ाई जा रही है? क्यों परिसीमन करवाया जा रहा है? यही बात विपक्ष को नागवार गुजर रही है। कैसे, आइए समझते हैं। इन बदलावों को 2029 के आम चुनावों से लागू करने का प्लान है, लेकिन उससे पहले सियासी हंगामा तेज है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, कह रही है कि वो महिला आरक्षण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। पूरे विपक्ष की आज बैठक की और सबने एक सुर में कहा, हम महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं कि 29 में ये लागू हो जाए, लेकिन जो परिसीमन किया जा रहा है, डिलिमिटेशन किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं।
आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के सभी नेताओं की अहम बैठक हुई। मीटिंग में राहुल गांधी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट, आम आदमी पार्टी के नेता, लगभग हर विपक्षी पार्टी शामिल हुई। विपक्षी नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीट बढ़ोतरी अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें सरकार एक साथ मिलाकर भ्रम फैला रही है। विपक्ष चाहता है कि अगले चुनाव के लिए 543 सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, यानी 2029 का जब चुनाव हो तो उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी जाएं। लेकिन डिलिमिटेशन से, परिसीमन से उसको सख्त ऐतराज है। क्या ऐतराज है, सुनते हैं। इस चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा 2023 सितंबर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पास हुआ था सर्वसम्मति से। उसमें कहा गया था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें रिजर्व करके मिलेंगी। लेकिन वो कानून जातिगत जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था, यानी अभी जो जनगणना शुरू हुई है वो कंप्लीट होती, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती और फिर वो लागू होता। उम्मीद थी कि वो लागू 2034 तक हो पाएगा। इसी वजह से सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद कई पार्टियों ने उस वक्त चिंता जताई थी कि महिला आरक्षण को लागू होने में 1 दशक से भी अधिक का वक्त लग सकता है। सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन अब सरकार इसे तुरंत 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू करना चाहती है। इसीलिए वो परिसीमन की जो लिमिट है वो 2011 का रखना चाहती है। संसद में बदलाव के 3 विधेयक पेश कल से किए जाएंगे। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम होगा। पहली नजर में ये महिला सशक्तिकरण का कदम लगता है और है भी, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी को समझना भी इस वक्त बहुत जरूरी है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं और संविधान में इनकी संख्या अधिकतम 550 ही तय की गई है। इसी अधिकतम संख्या को बदलने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की तादाद पर जो रोक लगी थी उसको हटाया जा सके और उसे 550 से बढ़ाकर 850 किया जा सके। लेकिन संविधान संशोधन पारित कराना मौजूदा समय में आसान काम नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों की संख्या के आधे से एक अधिक या सदन में उपस्थित और वोटिंग करने वाले सांसदों का 2/3 बहुमत। लोकसभा की वर्तमान संख्या 540 है। अभी 3 सीटें खाली हैं। अगर यदि सभी सांसद वोटिंग करते हैं तो कम से कम 360 सांसदों को इसके पक्ष में वोट देना होगा। एनडीए के पास 292 सांसद हैं जो 360 से काफी कम है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद हैं। वहीं 15 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी गठबंधन का साथ अभी नहीं दे रहे हैं। ऐसे आंकड़ों को देखकर तो लगता है कि सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। 131वां संविधान संशोधन विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि भविष्य में किस जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा। नया कानून बन जाने के बाद इसे संसद साधारण बहुमत से तय कर सकेगी। फिलहाल इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति डिलिमिटेशन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाए जाने को लेकर है, क्योंकि अगर सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना को आधार बनाकर आबादी के हिसाब से किया जाएगा तो उत्तर भारत के राज्यों को फायदा होगा और दक्षिण भारत के राज्यों को सीटों की संख्या के हिसाब से जो अनुपातिक है, अनुपात के लेवल पर नुकसान हो जाएगा। अब किन राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं और उनके मुकाबले किन राज्यों का नुकसान हो सकता है, इसे भी इस वक्त जान लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं।
मौजूदा 80 लोकसभा सीट से बढ़कर ये 140 तक जा सकती हैं। बिहार में 40 जो लोकसभा सीटें फिलहाल हैं वो बढ़कर 73 हो सकती हैं आबादी के आधार पर। महाराष्ट्र में जो भी 48 हैं वो बढ़कर 79 हो सकती है, 79। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 51 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। वहीं राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 48 लोकसभा तक जा सकती है। यानी ये वो राज्य हैं, देखिएगा हिंदी भाषी राज्य बताया मैंने, और ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी मजबूत पार्टी है। अब जिन राज्यों की आबादी उनकी लोकसभा सीटों की संख्या के बढ़त में रोड़े अटका सकती है उनकी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु दक्षिण का बड़ा राज्य, 39 लोकसभा सीटें हैं जो बढ़कर 51 हो जाएंगी। केरलम में 20 से बढ़कर 23 ही होंगी। ओडिशा में 21 से बढ़कर 29 होंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 से बढ़कर 59 हो सकती हैं। चूंकि 2011 की जनगणना में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही साथ था, इसीलिए हमने ये आंकड़ा एक साथ आपको बताया है। लिहाजा आबादी के आधार पर अलग अलग सीटों का आकलन नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, ममता बनर्जी का राज्य, वहां 42 लोकसभा सीटें जो बढ़कर 64 के आसपास हो जाएंगी। अब दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता क्यों है, इसकी एक वानगी आप इन आंकड़ों से समझिए। बड़ी आसानी से मेरी टीम ने निकाला, आपको भी समझ में आएगा। जैसे बिहार में अभी 40 लोकसभा सीटें हैं और तमिलनाडु में उससे सिर्फ एक कम यानी 39 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर सिर्फ आबादी को बेस बनाकर डीलिमिटेशन हुआ, सीटें बढ़ाई गई, तो बिहार में संख्या 40 से बढ़कर 73 हो जाएगी, यानी 33 सीटें बढ़ेंगी क्योंकि वहां आबादी ज्यादा बढ़ी है। तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 51 होगी, यानी सिर्फ 12 सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में साफ साफ तमिलनाडु का नुकसान दिखाई देता है। महिला आरक्षण के आड़ में आप जिस प्रकार से डिलिमिटेशन का जो एक फंडा लाया है, उससे इस देश में एक राजनीतिक असमतोल पैदा होने जा रहा है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक संघर्ष भड़क रहा है। स्टालिन साहब ने इशारा दिया है, और अगर ये भड़क गया तो देश में एक अराजकता फैल जाएगी। महिला आरक्षण के में पक्ष में सब लोग हैं, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन आयोग बनाया जा रहा है और उसको मतलब उसको असीमित पावर दी जा रही है, उसका विरोध होगा मुझे लगता है। और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो बात की जा रही है, मेरे ख्याल से आपको इस एग्जाम्पल के बाद समझ में आया होगा। विपक्ष का एक और आरोप है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें तय हुई तो दक्षिण के राज्यों की ताकत कम हो जाएगी संसद में और देश में उत्तर बनाम दक्षिण की सियासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लेकर आज एक इमरजेंसी मीटिंग भी की। स्टालिन का साफ साफ कहना है कि राज्य सरकारों से बातचीत किए बगैर परिसमन को आगे बढ़ाने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर उनसे अपील की है कि वो दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर सीटें बढ़ाने के प्रो राटा मॉडल का विरोध करें, क्योंकि अगर आबादी को आधार बनाया गया तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्य लोकसभा सीटों के मामले में अनुपात में पिछड़ जाएंगे। अभी लोकसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और परिसीमन के बाद कैसे हिस्सेदारी का परसेंटेज और कम हो सकता है, अब मैं आपको वो भी समझा देता हूं। अभी यूपी और बिहार का लोकसभा देखिए आप क्या स्थिति है। यूपी और बिहार में उत्तर भारत में अभी 21.1 का अनुपात है जो बढ़कर 25.1 हो जाएगा, और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो 20.1 का अनुपात है जो घटकर 18.1 हो जाएगा। जबकि इतनी सीटें, इतने राज्य, वहां 2 राज्य मिलाए और यहां पे 5 राज्य। आप समझ सकते हैं कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं, क्यों विपक्ष को इस बात का डर है कि इस वजह से नुकसान दक्षिण भारत का हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण बहुत बेहतर रहा है, वहीं उत्तर भारत में आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ाई जाती हैं तो उत्तर भारत में सीटें तो बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत का हिस्सा घट जाएगा। यानी जिन राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया उनको इंसेंटिव देने की बजाय, उनको इनाम देने की बजाय उनको सजा तो नहीं मिल रही है। इसीलिए दक्षिण का तर्क है कि हमने जब जनसंख्या कंट्रोल की, हमने पॉपुलेशन में लगाम लगाई, तो हमें सजा क्यों मिल रही है। साथ ही विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि बीच चुनाव में ये बिल लाने की जरूरत क्या थी। लोग चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु के और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है एक हफ्ते के बाद। तो आज की तस्वीर से साफ है कि एक तरफ महिलाओं को बराबरी का हक देने की ऐतिहासिक पहल है,
हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। और दूसरी तरफ परिसीमन के जरिए राजनीतिक ताकत का क्या जो नया बंटवारा है वो देश को तो नहीं बांट रहा है। संसद में एक तरफ नारी वंदन, दूसरी तरफ राजनीति में विरोध क्रंदन। इस सारी कहानी को नजदीक से देखने के बाद मुझे तो मशहूर शायर कैफी आजमी साहब की नज्म औरत की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएंगी कहां तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।